Hello students, welcome to all my channel. You are watching Krishna Commerce classes with me यानी कृष्णा सर के साथ. So today we'll discuss about the chapter 1 of microeconomics for class 11th. आज हम इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स की इंट्रोडक्शन है. इससे समझने से पहले हमें इकोनॉमी समझना पड़ेगा. इकोनॉमी क्या है, यानी ये जो वर्ड है इकोनॉमी, ये है क्या. हम बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी क्या है. इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड टू मीन टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग ऑफ पर्सन. यानी इकोनॉमी है किसी पर एक सिस्टम की तरह वर्क करता है जिसमें मीन टू वर्क, एक ह्यूमन बीइंग के पास काम होना चाहिए करने के लिए, और जीने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ उसकी अर्निंग होनी चाहिए. तो यहाँ से इसलिए आप एक तरह डेफिनेशन भी इसे बोल सकते हैं कि मीनिंग क्या है, इकोनॉमी क्या है. इकोनॉमिक द सिस्टम विच इज प्रोवाइड टू ह्यूमन बीइंग एंड मीन टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग. सो यहीं से हम बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक के वाइटल जो कंपोनेंट्स या यहीं पे हम बात करते हैं इकोनॉमी की जो वाइटल कंपोनेंट्स हैं. यानी इकोनॉमी इज अ वाइटल प्रोसेस. इकोनॉमी क्या है, इट इज अ वाइटल प्रोसेस की बात करें हम, वाइटल प्रोसेस की, तो वाइटल प्रोसेस की अगर हम बात करें, इसमें तीन चीज होती है भाई. सबसे पहले होता है आपका, इसमें आता है प्रोडक्शन. क्या आता है, प्रोडक्शन. सेकंड थिंग्स की अगर हम बात करें, इसमें जब प्रोडक्शन, एक प्रोड्यूसर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा तो उसकी कोई कंजप्शन भी होनी चाहिए जिसके लिए वो कर रहा है. एंड थर्ड वन आ जाता है इसमें आपका, थर्ड वन में हम काउंट करेंगे, थर्ड वन आ जाता है हमारा इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट को एक और नाम से भी जाना जाता है. अगर आपने, खैर आगे पढ़ेंगे इस बारे में, आपने 9th-10th में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, वहाँ पे क्या था, सिर्फ पालमपुर की स्टोरी थी, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था. तो इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं. इसका दूसरा नाम क्या आता है, कैपिटल फॉर्मेशन. अब एक सिंपल सी बात समझते हैं यहाँ पे कि वाइटल प्रोसेस क्या होता है. वाइटल प्रोसेस की अगर हम बात करें किसी इकोनॉमी के, तो उसमें तीन चीज़ का होना बहुत जरूरी है. सबसे पहले होता है प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में आपका कोई भी रॉ मटेरियल थिंग्स को यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट करना, यानी इट इज़ द प्रोसेस. प्रोडक्शन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट और कन्वर्ट इन रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स मे बी. और क्या हो सकता है, इट इज कन्वर्ट टू यूजफुल थिंग्स, यानी किसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना यूजफुल थिंग्स में, वो हमारा आता है प्रोडक्शन. दूसरी बात आती है कंजप्शन. अब जो प्रोडक्शन कर रहा है प्रोड्यूसर, वो किसके लिए कर रहा है, कंज्यूमर के लिए. जब उसे फाइनली कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उसे बोलते हैं कंजप्शन. वो आ जाता है हमारा कंजप्शन में. एंड थर्ड वन आता है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में भाई लोग बिल्डिंग बनाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाते हैं, उन सब में बहुत एक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है. तो उन्हीं इन्वेस्टमेंट को ही हम यहाँ पे इंक्लूड किया है वाइटल प्रोसेस में. यानी थर्ड वन आपका इन्वेस्टमेंट. इनमें सारी बिल्डिंग्स, कंपनी, प्रोसेस, सारी फैक्ट्रीज, वो सब आ जाता है इन्वेस्टमेंट में. दूसरा नाम इन्वेस्टमेंट का कैपिटल फॉर्मेशन होता है, जो कि मैंने बता दिया आपको कि उसका दूसरा नाम भी कैपिटल फॉर्मेशन होता है. अब ये बात थी यहाँ तक कि ठीक है सर, इकोनॉमी पता लगी, वाइटल प्रोसेस पता लगे, पर इकोनॉमी हम क्यों पढ़ें, इकोनॉमी हम क्यों पढ़ें. अब इकोनॉमी क्यों पढ़े, इसके बारे में समझने से पहले मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. सपोज दैट सिंपली ए बी की कोई नाम है, यानी कोई पर्सन है, इसके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट है. सपोज दैट इसके पास 2000 रुपये इसे बर्थडे गिफ्ट मिल गया, या इसके जन्मदिन में इतना पैसा कलेक्ट हो गया. तो इसके पास 2000 रुपये ए बी के पास में, ये चाहता है इसे खर्च करना. अब ये खर्च कहाँ कर सकता है, तो इसके पास में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं. भाई स्टूडेंट होगा तो बुक्स खरीद सकता है, कि प्लेयर होगा तो ये आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद सकता है, यहीं से एक क्लॉथ खरीद सकता है, बुक्स खरीद सकता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद सकता है, और क्या खरीद सकता है, कोई भी होगा, मतलब किसी भी तरह से ये एटसेट्रा, यानी अपने अकॉर्डिंग जो उसकी बेस्ट चॉइस होगी उनके अकॉर्डिंग ये इन्हें खर्च कर सकता है. अब एक ह्यूमन बीइंग है,
एक लॉजिक होता है ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग, एक बात नोटिस की आपने कि ह्यूमन बीइंग को कितना भी मिल जाए वो सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि उसकी वांट्स जो होती है लिमिटेड नहीं होती, वो अनलिमिटेड होती है। अब एक लॉजिकली एक बिजनेसमैन को सोच लो, तो बिजनेसमैन क्या करता है, अपने बिजनेस को बढ़ाएगा, बड़ा बिजनेस होगा और बढ़ाएगा, फिर और बढ़ाता रहेगा, यानी वो कभी भी स्टॉप नहीं होता है। तो ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स हैं, यानी ये सब क्या है, चॉइस है। ये क्या है, ए बी की चॉइस, जिससे वो अपने पैसे को स्पेंड, जिसपे अपने पैसे को स्पेंड कर सकता है। तो स्पेंड करने के लिए उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। ये उसकी अनलिमिटेड वांट्स है। ये क्या है, ये इसकी चॉइस भी है, और इन्हीं को अनलिमिटेड वांट भी बोल सकते हो आप, यानी अनलिमिटेड वांट कि एक ह्यूमन बीइंग कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता अपने चॉइस को लेके। तो वहाँ पे कुछ कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास में, अब एक रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो भाई हमारे पास पैसा तो फिक्स है, यानी इकोनॉमी में जो हम एक आप कह सकते हो जो मेरे पास पर्टिकुलर अवेलेबल रिसोर्स है, तो वो रिसोर्स जो होती है आपकी, ये रिसोर्सेज की बात करें यहाँ पे, रिसोर्सेज होती है हमारे पास में लिमिटेड, और लिमिटेड रिसोर्स में अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करना ही इकोनॉमी है। यानी यहीं से जनरेट एक वर्ड हो जाता है, इससे इकोनॉमी से पहले स्कार्सिटी, क्या आता है, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी को अगर मैं सिंपली वर्ड समझाऊं आपको, स्कार्सिटी क्या है, स्कार्सिटी को बुक में डेफिनेशन है हालांकि, पर स्कार्सिटी को एक सिंपल सी बात समझो, ये होती है कमी। क्या होती है, कमी। ये क्यों आती है, कमी क्यों आती है, बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती है। उन अवेलेबल रिसोर्स जो उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, उनका अल्टरनेटिव यूज करके एक ह्यूमन बीइंग अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है। और लिमिटेड रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूजेस तो आपको पता ही, सपोज दैट घर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, कोई इलेक्ट्रिसिटी ट्यूब के लिए यूज करता है कि ट्यूब जला लो बस लाइट हो गई है, बाकी कुछ मशीनरी में यूज करते हैं, कुछ फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, तो सबके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। एक चीज को कोई भी आप अपने अलग अलग तरीके से यूज कर सकता है, तो उन्हें यूज करने के लिए लिमिटेड रिसोर्स को यूज कर ले, यानी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उनका अल्टरनेटिव यूज किया जाता है। तो यहाँ से हमने अभी आपको बताया कि बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करना ही क्या कहलाता है, यानी उसको चॉइस करना, अपनी चॉइस को सेटिस्फाई करना ही हमारा इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो यहाँ से एक आपको ये बात क्लियर हुई कि अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। दूसरी ये पे बात आ जाती है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मैंने जो वर्ड बताया नहीं, कमी। कमी कब होती है, एक ह्यूमन बीइंग ज़्यादा से ज़्यादा का डिमांड चाहता है। क्या चाहता है, डिमांड। वो चाहता है उसके पास बहुत कुछ हो, जबकि उसके पास सप्लाई नहीं है, यानी तो उसे बोलते हैं स्कार्सिटी। यानी स्कार्सिटी क्या है, स्कार्सिटी इज रिलेशनशिप व्हेन डिमांड इज एक्सेस ओवर द सप्लाई, यानी हमारे पास सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, और जबकि हमारी क्या डिमांड वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से क्लियर, जब डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से, तो उस कंडीशन को हम स्कार्सिटी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है यहाँ पे, यहीं पे हम बात करते हैं, यहीं पे बात करते हैं हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। किसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स से पहले यहाँ पे आपके बुक्स में एक नया वर्ड भी आ जाता है, सेंट्रल इकोनॉमी ऑफ प्रॉब्लम। ध्यान रखना है, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यानी बिहाइंड द रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बिहाइंड द रीजन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें तो इनके पीछे कौन कौन से रीजन्स हैं, तो इनके पीछे हमारे 3 रीजन्स आ जाते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के पीछे 3 रीजन्स आ जाते हैं। सबसे पहला जो रीजन्स होता है वो होता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो एक स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मैंने बताया स्कार्सिटी क्या होता है, कमी आना। तो कमी हमारे पास किस चीज़ की है, अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें लैंड,
लैंड को आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कोई भी इकोनॉमी प्रोड्यूस नहीं कर, चाहे वो डेवलप इकोनॉमी हो चाहे वो अनडेवलप इकोनॉमी या डेवलपिंग इकोनॉमी हो। हर इकोनॉमी की जो चाहे वो डेवलप अनडेवलप दोनों में स्कार्सिटी की प्रॉब्लम हर जगह रहती है। तो हर जगह प्रॉब्लम्स की जब ये है, तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया आपको लैंड, क्या मैंने बताया आपको, लैंड को कोई भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। गॉड ने हमें जितने भी गिफ्ट की है लैंड वो लिमिटेड है हमारे पास। इसी तरह से आता है आपका लेबर, जितने ह्यूमन बीइंग भाई उनसे ही तो काम करा सकते हो आप, एडिशनल वर्क नहीं करा सकते किसी से भी। तो लैंड, लेबर या आपका कैपिटल, भाई जितना आपके पास पैसा है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सारी क्या होते हैं, रिसोर्स, ये आते हैं स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्स में, कि ये हमारे पास में क्या है, लिमिटेड है, यानी पर्टिकुलर अमाउंट हमारे पास है, इससे ज़्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। दूसरी ये प्रॉब्लम आ जाती है, जो मेन और प्रॉब्लम आती है वो है आपकी ह्यूमन बीइंग की अनलिमिटेड वांट। ह्यूमन बीइंग की जो अनलिमिटेड वांट है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अनलिमिटेड वांट से मतलब देखिए भाई, ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, ह्यूमन बीइंग का नेवर सेटिस्फाई, कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। उसकी एक डिमांड को पूरा कर दीजिए, आप दूसरी डिमांड हो जाएगी, दूसरी डिमांड को पूरी करेंगे आप तीसरी डिमांड शुरू हो जाएगी। तो ह्यूमन बीइंग की जो डिमांड है वो बढ़ती रहती है, जैसे एक पूरी होगी दूसरी नई डिमांड जनरेट हो जाती है, दूसरी पूरी है तीसरी नई डिमांड जनरेट हो जाती है। तो जो दूसरी प्रॉब्लम इकोनॉमी में आती है वो आती है हमारी ह्यूमन की अनलिमिटेड वांट। एंड थर्ड वन प्रॉब्लम आती है अल्टरनेटिव यूजेस। क्या आता है, अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस के अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया था आपको अल्टरनेटिव यूजेस क्या है। मैंने अभी एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रिसिटी का, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी है, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज तो अपने घर पे कर रहा है, कोई यूज अपने सपोज दैट फैक्ट्री में कर रहा है, इसके और सारे बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी की यूज है। आप किसी भी तरह के मतलब सबके ये पीपल टू पीपल डिफर करता है, डिफर हो जाती है। आपकी डिमांड कुछ और है इलेक्ट्रिसिटी को लेके, हो सकता है दूसरे को सिर्फ फैक्ट्री में चाहिए भाई, तीसरे को मशीन चलाने में चाहिए, फोर्थ को किसी और काम में चाहिए। तो इनके जो अल्टरनेटिव यानी एक किसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज का अलग अलग तरीके से यूज करना ही अल्टरनेटिव यूजेस कहलाता है। इन तीनों प्रॉब्लम की वजह से ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम जनरेट होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ से चलते हैं बात कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम में इन तीनों प्रॉब्लम को हमने डिस्कस कर लिया है। अब इन तीनों प्रॉब्लम के बाद में अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे फीचर्स की। ओवरऑल इसका जो कंक्लूजन की बात करें, फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज, फीचर ऑफ रिसोर्सेज की बात करें तो इट इज़ लिमिटेड इन रिलेशन ऑफ डिमांड, कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है यानी फिक्स्ड अमाउंट है। दूसरा इसके अल्टरनेटिव यूज, यानी सबके अल्टरनेटिव यूजेस हम कर सकते हैं, यानी एक अवेलेबल रिसोर्स को कई तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। सेम दूसरी तरफ आ जाती है फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट। फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट की अगर मैं बात करूं, फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट, तो फीचर्स ऑफ ह्यूमन वांट की अगर मैं बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो आता है वो आ जाता है आपका दैट दे आर ऑलवेज स्केयर एंड यूजेस। अगर यूजेस की बात करें तो दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी इसमें क्या आ जाता है, ऑलवेज स्केयर एंड दूसरा आ जाता है हमारा वे ऑफ यूजेस, यानी आपका अल्टरनेटिव यूजेस। यहाँ पे भी अल्टरनेटिव यूजेस नहीं रहेगा, एक तरह से आप कह सकते हो ह्यूमन बीइंग टू बीइंग डिफर कर सकता है, यहाँ पे अल्टरनेटिव यूजेस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हमने ये पढ़ा आपके यानी इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ सकती है, कौन कौन से रीजन बिहाइंड इट है, एंड उसके यूजेस फीचर्स पढ़े। अब हम बात करते हैं सीधे, अब यहाँ से आपको इकोनॉमिक पता लग गया होगा इकोनॉमी होता क्या है। अब यहाँ से इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ से इकोनॉमिक्स के बारे में अब बात करते हैं हम यहाँ पे इकोनॉमिक्स की। किसके बारे में बात करते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में। यानी इकोनॉमिक्स क्या है, यानी इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट मेकिंग द चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी, यानी स्कार्सिटी की प्रेजेंट में जो भी ह्यूमन बीइंग या ह्यूमन वांट्स चॉइस ऑप्शन चूज करता है
वो हमारा इकोनॉमिक्स आ जाता है। इकोनॉमी को देखिए साइंस नहीं है, इकोनॉमी को प्योर साइंस नहीं कहा जाता। सबकी जैसे मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स होता है, अपने एक फील्ड होता है, साइंस का अपने एक फील्ड होता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स से हम बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ अ सोशल साइंस। ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ अ सोशल साइंस। यानी इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस विच स्टडी द वे ऑफ सोसाइटी चूज टू यूज टू लिमिटेड रिसोर्सेज which have alternative use to produce goods and service and to distribute them among the different way हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। सो यहाँ से इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्लियर, यानी इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कार्सिटी। इन अ शॉर्ट टर्म में हम एक डेफिनेशन भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की। आपके यहाँ पे जो बुक में है वहाँ पे दो चीज बताई गई है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विच व्हाट आर इकोनॉमी, यानी यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये हमें क्या बताता है? व्हाट इज इकोनॉमी। यहाँ से हमें एक बात पता लगी, व्हाट इज इकोनॉमी। दूसरा, व्हाट वाज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, क्या थी, एंड व्हाट विल बी, व्हाट विल बी, यानी इकोनॉमी क्या होगी। यहीं से अगर हम नॉर्मेटिव की बात करें तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें बताता है व्हाट आर टू बी, व्हाट और टू बी, यहां से इसका पता लगता है। दूसरी चीज यहां से पता लगती है व्हाट शुड हैपन एंड व्हाट शुड हैव हैपन, व्हाट शुड happen and what, यहीं से अगर हम बात करें what should have happen, तो यहाँ से हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में अगर बात करूँ तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट टू बी, व्हाट इज एंड व्हाट वाज एंड व्हाट विल बी अंडर द गिवन ऑफ स्टेट सर्कमस्टेंस, यानी किसी भी सर्कमस्टांसेस में इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजें हमें बताती है कि वो पॉजिटिव है। अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें यहाँ पे तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विद द व्हाट और टू बी, डील विद द व्हाट और टू बी एंड हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज शुड बी सॉल्व्ड। यहाँ से हमें दो बात पता लगी, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमें प्रॉब्लम पता लगी व्हाट इज प्रॉब्लम एंड हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। यहाँ से हमें क्या पता लगता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में पता लगता है व्हाट टू बी एंड हाउ टू बी सॉल्व, यानी व्हाट टू बी एंड हाउ टू बी सॉल्व, ये हमें पता लगता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली, सीधी सी बात है, चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज आप कह सकते हो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। सो इसमें हम दो चीज़ की बात करते हैं। इकोनॉमिक में हमारी जो इकोनॉमिक्स है, यानी इकोनॉमिक्स की भाई दो ब्रांच होती है, एक होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी होती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे दो ब्रांच हमारी है जिसमें हम अलग अलग इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इन्हीं के बीच में डिफरेंस करने लगे हैं तो यहाँ पे डिफरेंस, सबसे पहला जो डिफरेंस आता है वो आता है इनकी मीनिंग का। किसका? मीनिंग का, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। सो यहाँ पे इकोनॉमिक्स मीनिंग से पहले हम इस देख लेते हैं, एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं इसका। यहाँ से अगर सबसे पहला पॉइंट लिखता हूँ मैं, डेरिवेशन। डेरिवेशन यानी वर्ड आया कहाँ से है।
सो डेरिवेशन की अगर मैं बात करूँ, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डाइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड है आपका, ग्रीक भाषा का जो वर्ड है उसका माइक्रो से आता है, माइक्रो वर्ड। माइक्रो वर्ड ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड आता है MIKRO, माइक्रो, इसका मीनिंग है स्मॉल। और जो मैक्रो वर्ड आया है वो है, ये भी हमारा किससे है, ग्रीक लैंग्वेज से ही, यह है मैक्रोज से, मैक्रोज से, जिसका मतलब है लार्ज, यानी एक बड़ा कोई भी चीज होगी तो वो हमारे माइक्रो के लिए यूज करेंगे हम। अब ये पे दो बात आती है माइक्रो में, I4 जो आता है, यहीं से आप याद भी कर सकते हैं। I जो है ये आता है आपका किसी भी इंडिविजुअल फर्म्स के लिए, इंडिविजुअल के लिए यूज हुआ है, जबकि ए यूज हुआ है यहाँ पे एग्रीगेट। अब यहीं पे बात करते हैं, ये थी बात माइक्रो एंड मैक्रो की, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स तो हमने पढ़ लिया इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो एंड मैक्रो क्या है? माइक्रो से हमें पता लगा कि माइक्रो एक माइक्रोज वर्ड था जिसका मतलब है स्मॉल, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स वहां से जनरेट हुआ है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के मैक्रोज वर्ड से जनरेट हुआ है, जिसका मैक्रो में मैक्रोज का मतलब होता है एक लार्ज। तो यहीं पे A4 स्टैंड करता है एग्रीगेट के लिए, लर्न करने के लिए आप याद कर सकते हैं, जबकि माइक्रो का I किसके लिए करता है, इंडिविजुअल के लिए। यहीं पे अगर हम बात करें टूल्स की, दूसरी बात अगर हम करें यहाँ पे, हम टूल्स कौन कौन से यूज करते हैं। अभी टूल्स यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही एक है डिमांड और सप्लाई, तो इसके जो टूल्स भी होंगे वो भी आपके डिमांड और दूसरा क्या होगा, सप्लाई। तो यहाँ पे हम डिमांड और सप्लाई के बारे में बात करेंगे, पर ध्यान रखना किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की होगी वो डिमांड, किसी ऐसे नहीं हम नेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम एग्रीगेट की बात करें, यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अगर हम एग्रीगेट पूरे कंट्री की बात करेंगे तो मैक्रो का इशू रहेगा, और अगर हम किसी इंडिविजुअल फर्म्स, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल कस्टमर उसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डिमांड और सप्लाई ओनली। एंड थर्ड वन बात करते हैं यहाँ पे हम, इसका कोई और भी नाम हो सकता है क्या भाई? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, सबका अलग नाम हो सकता है। यहाँ पे अदर नेम, तीसरा डिफरेंशिएट कर दे तो अदर नेम। इसके अदर नेम क्या हो सकता है भाई? माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी। दूसरा माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें हम तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलवेज इनकम एंड, ये बात करें इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये आ जाता है हमारा एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो यहाँ पे हमने दो बात पता लगी, हमें डेरिवेशन का पता लगा, टूल्स का पता लगा, इनके अदर नेम्स क्या हो सकते हैं वो पता लगा। तो भाई इनकी कुछ बेसिक अजम्पशन भी है। अगर मैं बेसिक अजम्पशन की बात करूं तो बात करते हैं अजम्पशन। अजम्पशन की बात करें, जब भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो ध्यान रखना मैक्रो वेरिएबल टू बी कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि अगर हम माइक्रो की बात कर रहे हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको मैक्रो के बारे में बिल्कुल छोड़ देना, भूल जाना बिल्कुल, मैक्रो भी कोई चीज़ होती है। और जब हम मैक्रो की बात करेंगे तो क्या होगा, जो आपके माइक्रो इंजम्पशन है, यानी माइक्रो वेरिएबल है टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तो माइक्रो पढ़ते हुए मैक्रो भूल जाना, मैक्रो पढ़ते हुए माइक्रो भूल जाना, सिंपल सा लॉजिक ही है अजम्पशन का यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात करूँ कि भाई माइक्रो के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, चलिए बताइए। तो सीधी सी बात है, मैंने भी बताया इंडिविजुअल,
सबसे पहले एग्जांपल क्या होगा, इंडिविजुअल। कोई भी इंडिविजुअल होगा तो वो क्या होगा, ये आपका यहां से इंडिविजुअल के साथ साथ सो यहाँ पे इंडिविजुअल इनकम, ये हमारे एग्जांपल हो जाएगा, या इंडिविजुअल आउटपुट। ठीक है भाई। अगर हम बात करें मैक्रो की, तो मैक्रो में क्या आता है, मैक्रो में भी मैंने बताया कि हम बड़े लेवल की बात कर रहे हैं, बड़े लेवल की मतलब नेशनल लेवल की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एग्जांपल, नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारा ये एग्जांपल आ जाता है। सो यहाँ पे आपने आज माइक्रो एंड मैक्रो में क्या डिफरेंस है वो पढ़ लिया हमने। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, सीधी सी बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस थ्रू विच वी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल फर्म्स। मैक्रो की बात करें तो मैक्रो भी क्या है, मैक्रो इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस थ्रू विच वी स्टडी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम्स, तो वो हम इसमें कंसिडर करेंगे। और माइक्रो में हम इंडिविजुअल का कंसिडर करते हैं, लाइक प्राइस थ्योरी, इसलिए इसे प्राइस, किसी प्रोडक्ट के प्राइस कैलकुलेट करना है, डिमांड सप्लाई। तो इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर कर लेंगे, यहाँ से किसी की डिमांड हो, प्रोडक्ट की सप्लाई हो, प्राइस थ्योरी हो, वो सब हम माइक्रो में कवर कर लेते हैं। नेशनल इनकम की बात, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई की बात करें तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच थ्रू वी कैलकुलेट द अकाउंटिंग इकोनॉमिक इश्यूज एज ए होल। ध्यान रखना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो भाई माइक्रो है, माइक्रो में इंडिविजुअल चल जाएगा, ये इसमें ध्यान रखना है एज ए होल, यानी पूरी कंट्री की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, किसी फर्म की बात नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ हमारा माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या हो सकती है, उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।